देखिए, जो बात पिछली क्लास में चल रही थी, जो बात पिछली क्लास में चल रही थी, उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में जो बात चल रही थी वो ये चल रही थी कि कुओं, वृक्षों या इमारतों का बंदोबस्त उनके स्वामियों के साथ होना धर्म है। तो सेक्शन 9 पर पिछली क्लास में बात चल रही थी। सेक्शन 9 पर पिछली क्लास में बात चल रही थी कि जो कुएं हैं, तालाब हैं, बाग वन हैं, ये इन पर जिन व्यक्तियों का कब्जा है निहित होने के दिनांक पर 1 जुलाई 1952 को जिन लोगों पर जिनका इन पर कब्जा है वो इनके स्वामी बना दिए गए थे। तो उसी टॉपिक पर आज आगे बात चलेगी और कुछ फैसला हैं जिन पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सेक्शन 9 सेक्शन 9 जो है वो ट्रेसपासर अतिक्रमणी को क्या कोई हक प्रदान करती है। सेक्शन 9 ट्रेसपासर अतिक्रमणी को क्या कोई हक प्रदान करती है। तो इसको हम देखेंगे। इसको उच्चतम न्यायालय के सम्मुख एक बात आया, उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक बात आया, बुधन सिंह बनाम नवी बख्श, बुधन सिंह बनाम नवी बख्श। बुधन सिंह बनाम नवी बख्श 1970 का ये केस है सुप्रीम कोर्ट का। बुधन सिंह बनाम नवी बख्श 1970 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में क्या था कि जो बुधन सिंह है, ये एक जमींदार है। बुधन सिंह जो है वो क्या है, जमींदार। ये जमींदार है और नवी बख्श ये वो व्यक्ति है जो जमींदार के क्षेत्र के अंदर निवास करते हैं। तो इस केस के फैक्ट क्या है? इस केस के फैक्ट ये हैं कि जो नवी बख्श हैं एक इमारत में ये निवास करते थे। नवी बख्श जो है एक मकान में, एक बिल्डिंग में ये निवास करते थे। वो बिल्डिंग जो थी, वो बिल्डिंग जिस जमीन पर बनी थी, नवी बख्श एक बिल्डिंग में निवास करते थे, वो बिल्डिंग जिस जमीन पर बनी थी उस जमीन को नवी बख्श के पूर्वजों को, नवी बख्श के पूर्वजों को बुधन सिंह के पूर्वजों ने दी थी। नवी बख्श जिस बिल्डिंग पर निवास करते थे और वो बिल्डिंग जिस जमीन स्थल पर बनी थी उस जमीन को नवी बख्श के पूर्वजों को 60 वर्ष पूर्व बुधन सिंह जमींदार के जो पूर्वज थे, उन्होंने नवी बख्श के पूर्वजों को 60 वर्ष पूर्व जमीन दी थी। उस पर नवी बख्श के पूर्वजों ने बिल्डिंग बना करके वो रहने लगे, बिल्डिंग बना करके रहने
उपद्रव होने शुरू हो गए। 1947 में उपद्रव हुए, दंगे वगैरह हुए। तो नबी बख्श जो थे उन दंगों से बचने के लिए, नबी बख्श जो थे उन दंगों से बचने के लिए एक दूसरे गांव में जहां नबी बख्श के रिश्तेदार रहते थे, जहां नबी बख्श के रिश्तेदार रहते थे, वहां ये नबी बख्श चले जाते हैं। 2 साल ये नबी बख्श जो है वो अपने रिश्तेदार के यहाँ रहते हैं। 2 साल तक नबी बख्श जो है वो अपने रिश्तेदार के यहाँ रहते हैं। और 1949 में 1949 में ये वापस आते हैं। 1949 में ये वापस आते हैं तो ये देखते हैं नबी बख्श जो है वो 1949 में जब वापस आते हैं तब देखते हैं कि बुधन सिंह जो जमींदार हैं, इन्होंने नबी बख्श का मकान जिस जमीन पर बना हुआ था उसको गिरा दिया, ध्वस्त कर दिया। और गिराने के बाद में उस पर स्वयं एक इमारत बना करके, 4 दीवारियां बना करके बुधन सिंह अपने जानवरों को बांधने लगे। इन्होंने आकर के, नबी बख्श ने आकर के इस पर आपत्ति की कि ये जमीन तो मेरी है और मेरी बिल्डिंग बनी हुई थी, आपने गिरा दिया। तो बुधन सिंह कहते हैं कि नहीं, निहित होने के दिनांक से, निहित होने के जमींदारी खत्म कर दी गई, तो निहित होने के दिनांक पर जिस व्यक्ति का जिस जमीन पर कब्जा था वो उसका मालिक हो गया है। ये बात कहते हैं बुधन सिंह। तो फिर नबी बख्श जो है वो न्यायालय की शरण में जाते हैं। नबी बख्श जो है वो न्यायालय की शरण में जाते हैं और स्थिति ये होती है जाकर के कि देखिएगा, इसके बाद एक तारीख आती है 9 जनवरी 1951। 9 जनवरी 1951। 9 जनवरी 1951 को केस फाइल होता है। केस फाइल होने पर जो होता है कि हाई कोर्ट तक जो है वो नीचे न्यायालय में जो होते हैं, जो जिला स्तर के जो न्यायालय होते हैं, कलेक्टर का न्यायालय होता है, वहां तक जो फैसला रहा, निर्णय रहा, वो बुधन सिंह के पक्ष में रहा। मैंने कहा अभी कि जब नबी बख्श ने बुधन सिंह के अगेंस्ट में केस फाइल किया, नबी बख्श ने बुधन सिंह के अगेंस्ट में केस फाइल किया, तो जो निचले न्यायालय थे, निचले न्यायालय में जो कलेक्टर के न्यायालय तक जो फैसला रहा, जो डिसीजन रहा, वो बुधन सिंह के पक्ष में रहा। परंतु जब मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पहुंचा, हाईकोर्ट में मामला पहुंचता है, तो हाईकोर्ट जो है वो बुधन सिंह के अगेंस्ट में डिसीजन दे देता है। डिसीजन जो है बुधन सिंह के अगेंस्ट में दे देता है। तो फिर जो बुधन सिंह है वो चले जाते हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। बुधन सिंह जो है वो कहाँ चले जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। बुधन सिंह सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां जाकर के ये तर्क देते हैं कि निहित होने का दिनांक कितना है? 1 जुलाई 1952। 1 जुलाई 1952 से जो व्यक्ति जिस जमीन पर था वो उसका मालिक हो गया है। सरकार ने ये डिक्लेरेशन किया था। ये तर्क कौन उठाते हैं? बुधन सिंह। बुधन सिंह क्या तर्क उठाते हैं कि 1 जुलाई 1952 से जो व्यक्ति जिस जमीन पर काबिज था वो उसका मालिक हो गया। जो व्यक्ति जिस जमीन पर जिसका पोजेशन था वो उसका मालिक हो गया। ये तर्क देते हैं बुधन सिंह। तो और जो नबी बख्श है वो ये तर्क देते हैं कि क्या एक अतिक्रमणी ट्रेसपाइजर जो है वो किसी संपत्ति का, किसी प्रॉपर्टी का मालिक हो सकता है क्या? तो न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को ये निर्णय देना था कि क्या निहित होने के दिनांक से पूर्व
अगर किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर लिया है, इलीगल पोजेशन कर लिया है, जो ट्रेसपाइजर है, क्या निहित होने दिनांक के बाद वो वास्तविक मालिक बन सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने भूदल सिंह के आपत्ति को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भूदल सिंह के आपत्ति को, ऑब्जेक्शन को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ट्रेसपाइजर कभी भी वास्तविक मालिक नहीं हो सकता है। जिसने इलीगल पोजेशन किया है किसी प्रॉपर्टी पर निहित होने दिनांक से पूर्व, वो निहित होने दिनांक के बाद में वास्तविक स्वामी नहीं हो सकता। हाँ, अगर मर्यादा काल जो लिमिटेशन पीरियड है, अगर मर्यादा काल लिमिटेशन पीरियड अगर बीत गया होता और नवी पक्ष ने केस फाइल न किया होता, नवी पक्ष ने केस फाइल न किया होता, मर्यादा काल बीत गया होता, तो फिर प्रॉपर्टी जो थी वो भूदल सिंह की हो जाती। और चूंकि नवी पक्ष ने मर्यादा काल बीतने से पहले केस फाइल कर दिया था, तो फिर ट्रेसपाइजर को, इलीगल पोजेशन करने वाले को हक नहीं दिया जाएगा। तो इसमें जो भूदल सिंह थे वो हार जाते हैं और नवी पक्ष जो है वो जीत जाते हैं। सेक्शन 9 में एक प्रश्न ये भी उठा सेक्शन 9 के ऊपर कि बिल्डिंग, इमारत का क्या अर्थ है। सेक्शन 9 में एक शब्द आया है इमारत। कहते हैं कि पूरे इमारत, बाग, वगैरह जो है 1/1952 से उसको हो जाएंगे यहाँ पर कब्जा था, विधि कब्जा जिसका था, लीगल पोजेशन जिसका था, वो उसको हो जाएंगे। तो बात ये आती है कि इमारत में क्या शामिल है, बिल्डिंग। देखिएगा, देखिए सेक्शन 9 में जो शब्द प्रयोग हुआ है वो बिल्डिंग प्रयोग हुआ है, इमारत। तो इमारत का क्या अर्थ है, तो इमारत का क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा या अर्थ इसका जो है ना तो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में बताया गया है और ना ही किसी अन्य एक्ट में इस शब्द का अर्थ मीनिंग बताया गया है। ना तो जमींदारी अधिनियम में इसका मीनिंग बताया गया है, ना ही किसी अन्य अर्थ में इसका, किसी अन्य एक्ट में इसका अर्थ बताया गया मीनिंग। तो इसका अर्थ जो लिया जाएगा वो साधारण अर्थ लिया जाएगा। फिर इसका अर्थ जो हम लेंगे वो साधारण अर्थ लेंगे। साधारण अर्थ का मतलब कि एक विस्तृत अर्थों में बिल्डिंग को लेंगे, बिल्डिंग को विस्तृत अर्थों में लेंगे ताकि बहुत सी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएं। तो बिल्डिंग का अर्थ केवल और केवल ये नहीं है कि जिसके ऊपर छत हो। बिल्डिंग का अर्थ एक ऐसी इमारत से नहीं है जिसमें ऊपर छत हो, बल्कि अगर कोई ऐसी भी इमारत है जिसमें ऊपर छत नहीं है, ऐसी भी इमारत है जिसमें ऊपर छत नहीं है, तो भी उसको हम बिल्डिंग कहेंगे। जैसे स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम आप देखते होंगे, क्रिकेट स्टेडियम जो बना होता है उसमें ऊपर छत नहीं होती है। जो तैरने के तालाब आजकल होटलों में बनते हैं, तो तैरने के तालाब में दीवारें बना करके उसमें पानी भर दिया जाता है और ऊपर उसके छत रूप नहीं होती है। तो इस तरह से जो इमारतें बनी होती हैं, जो स्टेडियम
के रूप में होती हैं या तुरंत ताप के रूप में होती हैं, टर्निंग ताप स्विमिंग पूल की तरह होती हैं जो आर्मी स्विमिंग पूल बनते हैं। तो इस तरह के जो अगर बने हुए हैं कहीं तो ये भी बिल्डिंग माने जाएंगे, ये भी बिल्डिंग होंगे। तो देखिएगा इस पर एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि बिल्डिंग किसको मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे। इसमें एक केस है घनश्याम बनाम देवी प्रसाद। घनश्याम वर्सेस देवी, घनश्याम वर्सेस देवी प्रसाद 1966 सुप्रीम कोर्ट का केस है। घनश्याम बनाम देवी प्रसाद 1966 ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। देखिएगा जो देवी प्रसाद हैं, देवी प्रसाद ये जमींदार है। देवी प्रसाद जो है वो जमींदार है और इनके पास में एक ईंट बनाने का एक भट्ठा था। ईंट बनाने का इनके पास में एक ईंट भट्ठा था। इन्होंने एक व्यक्ति को, इन्होंने घनश्याम को 3 वर्ष के लिए, 3 ईयर के लिए भट्ठा जो था वो पट्टे पर दे दिया। देवी प्रसाद के पास जो एक जमींदार है इनके पास एक भट्ठा था ईंट बनाने का, वो भट्टा इन्होंने घनश्याम को 3 वर्ष के लिए पट्टे पर दे दिया और 41 रुपए 41 रुपए मासिक किराए पर, 41 रुपए मासिक किराया, 41 रुपए मासिक किराए पर इन्होंने 3 वर्ष के लिए भट्टे को घनश्याम को पट्टा कर दिया। 2 साल का किराया जो था वो घनश्याम दे देते हैं। 2 साल का किराया घनश्याम जो है वो देवी प्रसाद को दे देते हैं और 1 साल का किराया घनश्याम देवी प्रसाद को नहीं देते हैं। तो फिर देवी प्रसाद जो है बकाया रेंट के लिए, बकाया रुपए के लिए घनश्याम के खिलाफ केस दायर करते हैं। घनश्याम के खिलाफ जो है वो केस दायर करते हैं। तो देखिएगा तो उन्होंने क्या किया कि घनश्याम ने 2 वर्ष का किराया जो था वो देवी प्रसाद को दिया और जमींदारी उन्मूलन के बाद, जमींदारी खत्म होने के बाद 1 साल का जो किराया बचता था वो घनश्याम देवी प्रसाद को नहीं देते हैं। तो ऐसे में जो देवी प्रसाद है वो क्या करते हैं कि घनश्याम के खिलाफ केस फाइल करते हैं। तो जब देवी प्रसाद घनश्याम के अगेंस्ट में केस फाइल करते हैं तो घनश्याम जो है वो तर्क देते हैं, न्यायालय में अपना रीजन देते हैं कि 1 जुलाई 1952 को जमींदारी खत्म हो जाती है। जमींदारी देवी प्रसाद की जो जमींदारी है वो खत्म हो जाती है, इसलिए इनका कोई रुपया मुझ पर जमींदारी के बाद का बनता ही नहीं है, इसलिए मैं 1 वर्ष का रुपया लेता है वो नहीं देंगे। 2 वर्ष का जो बनता था वो मैंने इनका रुपया जो था वो पे कर दिया है, दे दिया है। तो ऐसे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने घनश्याम के अगेंस्ट में निर्णय दिया। ऐसे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने घनश्याम
कहा कि नहीं देवी प्रसाद को जो बकाया 1 लाख रुपया है वो आपको देना होगा। तो फिर जो घनश्याम है वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। घनश्याम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निर्णय था वो उलट दिया। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय जो है वो उलट दिया और यह निर्णय दिया कि ऐसा ढांचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहता है कि ऐसा ढांचा जहां केवल गड्ढा खोदा गया और किनारों पर ईंट रखी हुई है, इमारत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साथ प्रश्न था कि जो भट्ठा है, ईंट भट्ठा है, उसमें एक चिमनी बहुत बड़ी बनी होती है और ईंटें वगैरह लगी होती हैं, तो क्या वो इमारत होगा? तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय जो है वो उलट देता है और ये कहता है कि ऐसा गड्ढा जहां पर किनारों से ईंटें लगी हुई हैं वो एक इमारत नहीं है। ऐसा गड्ढा जहां पर किनारों पर ईंटें लगी हैं वो एक इमारत नहीं है। इमारत नहीं, इसलिए विवादित भूमि गांव सभा में निहित होती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो भट्ठा है वहाँ जो भी गड्ढा खोदे हुए होते हैं और किनारों पे ईंटें लगी हुई होती हैं, इसलिए वो इमारत नहीं मानी जाएगी और वो जमीन जो ईंट भट्टे की जमीन है वो कहाँ किसके पास चली जाएगी? वो गांव सभा के पास चली जाएगी। भाई जमींदारी खत्म हो गई तो वो पट्टे पर मिली हुई थी, वो लीज पर मिली हुई थी, पट्टे पर मिली थी घनश्याम को, तो 3 वर्ष वो किसको लौटती वापस? देवी प्रसाद को लौटती। लीज पर मिली हुई जमीन अगर जमींदारी खत्म न की हुई होती तो 3 वर्ष को वापस किसको लौटती जाकर के? घनश्याम को लौटती, देवी प्रसाद को लौटती जाकर के। और चूंकि जमींदारी खत्म हो गई है तो वो जमींदारी संपत्ति किसमें निहित हो गई है? सरकार ने किसको दे दी है? गांव सभा को। तो फिर ये जो पट्टा था 3 वर्ष बाद किसको चला जाएगा? गांव सभा को। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो भट्ठा है वो किसमें निहित हो गया है? अब गांव सभा में निहित हो गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भट्टा है वो गांव सभा में निहित हो गया है। जमींदारी खत्म होने के बाद में भट्टा गांव सभा में निहित हो गया। इसलिए देवी प्रसाद किसी भी प्रकार के रेंट को पाने का हकदार नहीं है। देवी प्रसाद जो है वो किसी भी प्रकार से रेंट को पाने का हकदार नहीं है। अब घनश्याम किसी प्रकार का रेंट देवी प्रसाद को नहीं देगा। तो भट्टे को उन्होंने इमारत मानने से इनकार कर दिया। अगर वो इमारत होता तो फिर घनश्याम देवी प्रसाद को रेंट देता, सही है। तो उन्होंने इमारत मानने से मना कर दिया और ये कहा कि जैसे जिम्मेदारी खत्म हुई तो वो भट्टा जो है वो कहाँ निहित हो जाएगा? गांव सभा में निहित हो जाएगा। तो इसके देवी प्रसाद ने इनको कुछ नहीं मिला और ये घनश्याम जीत जाता। और आज यहीं तक रखते हैं।